चलिए, तो आज हम लोग आपको डीएनए आइसोलेशन कराएंगे। और आज चूंकि आपके लिए में फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल है, तो पहले हम कुछ चीज़ों से आपको परिचित कराएंगे। दूसरा, ये लैब प्रोटोकॉल के बारे में 2-4 मिनट बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप अपने मन से लैब में घुसे, अपने मन से काम करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लैब में आपकी छोटी सी सावधानी जो है वो आपको बचा सकती है, और छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़े बड़े दुर्घटना में डाल सकती है। तो जैसे अभी लैब कोट जिसके पास है, अच्छा बात है, अदरवाइज लैब में विदाउट लैब कोट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लैब है, वहाँ पर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल होते हैं। दूसरा कि आपके पास ग्लव्स होना चाहिए वर्किंग टाइम में। अब मैं अभी कुछ इसलिए लैब कोट नहीं पहना हुआ या फिर बाकी बच्चे भी नहीं पहने तो करवा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास अभी यहाँ पर कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है, लेकिन और भी तो केमिकल है ना, अगर उस पर आप काम करोगे तो हार्मफुल होता है। तो लैब कोट और ग्लव्स का काम ये होता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, गर्ल्स के केस में एक स्पेशल ध्यान रखा जाता है कि आपका ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ये सब चीज़ें इन सब हार्मफुल केमिकल से बहुत दूर होना चाहिए। तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप अपने बाल, अपने नेल्स वगैरह को ऐसे ही रखो कि इसके टच में ना आए। अदरवाइज जैसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले, रिएक्शन करा रहे थे, बाल में आग लगा, पूरा लग गया, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें से थोड़ा छोटा छोटा बात है। दूसरा कि लैब का एक इथिक्स होता है। अभी आप जितने भी सामान यहाँ पर देख रहे हो वो सबको लैब के अलग अलग जगह से इकट्ठा किए होंगे। आफ्टर वर्क ऐसा नहीं है कि आपका काम हो गया और आप ऐसे छोड़ के चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है। लैब प्रोटोकॉल का मतलब होता है आप जो सामान यहाँ से निकाले थे, काम कंप्लीट होने के बाद उसको ऐसा नहीं कि ऐसे ही उठा के वहाँ रख देंगे। आप उसको धोएंगे, प्रॉपर तरीके से धोएंगे, धो के उसको सूखने देंगे, फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद आप आएंगे, फिर जिसको जहाँ से निकाले थे उसको वहाँ रख देना है। तो आपको तो यहाँ पर लैब असिस्टेंट निकाल के चली गई हैं, तो आपको धो के जहाँ निकाल के दे के गई हैं वो वहीं पे आपको छोड़ देना है, वहीं रख के चले जाना है, फिर वो आप रख देगी जहाँ से निकाल के दी है। लेकिन आप कोई भी बच्चा गंदा करके छोड़ के नहीं जाएगा। अब जैसे आपके पास मैंने टोटल यहाँ 8 सेट दिया है, तो बच्चे हैं 28, तो 4 ग्रुप में कराएंगे। तो एक ग्रुप जब करेगा तो पूरा एपरेटस धो के तब जाएगा, तब दूसरा ग्रुप उसमें हाथ लगाएगा, फिर दूसरा ग्रुप करेगा तो धो के फिर अगले ग्रुप के लिए देगा। ऐसा नहीं होता है आप काम कर लिए, अगला ग्रुप जो करेगा वो अपना धोएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सब लैब इथिक्स है। इथिक्स मतलब ये लैब का कानून है, लैब का नियम है। ठीक है, इसको आपको फॉलो करना है, तभी आप एक अच्छे एक्सपेरिमेंट करने वाले हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग डीएनए आइसोलेशन के लिए आपको पहले कुछ चीज़ों से परिचित कराते हैं। रिक्वायरमेंट्स, हमारा टारगेट क्या है, मैंने कहा था अभी थ्योरी में बताया था कि हम कोई भी प्लांट मटेरियल के तेल में तौर पे हम क्या क्या लाएं, अलग अलग लोगों को अलग अलग सैंपल देंगे। यहाँ पर बनाना लाएं, एक इस सैंपल ये हो गया। इसके अलावा ये पपाया, ये पका हुआ पपाया जो कि एक सैंपल होगा हमारा, एक मटेरियल ये हो गया। एक यहाँ पर 2 पत्ता लाए हैं, एक सरसों का साग है, मतलब कि मस्टर्ड का लीफ, और एक पालक स्पाइनेच का लीफ, 2 अलग अलग है। ठीक है, इसके अलावा एक मटेरियल क्या हो गया, अनियन। फिर कुकुरबिटेसी फैमिली का कद्दू से मिलता जुलता एक और वेजिटेबल्स है, तो पंपकिन। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने मटेरियल है यहाँ पे, 6। ये जो पपीता है, ये जो पपीता, अच्छा हाँ, इसके अंदर एक मटर भी है, यस, इसके अंदर एक ग्रीन पी सीड यानी कि मटर है। तो यहाँ पे टोटल 7 मटेरियल है। तो हम अलग अलग बच्चे को इसमें से अलग अलग मटेरियल निकाल के देंगे भी इंडिविजुअली। पहले मैं खुद एक बार करके दिखाऊंगा। तो मैं मान लो कि बनाने पे ही कर लेता हूँ, और जैसे मैं बनाना पे करूँगा ऐसे ही बाकी पे भी होगा। ठीक है, चीज़ें उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हो गया आपका प्लांट मटेरियल। आपका रिक्वायरमेंट में सबसे पहले लिखवाया हुआ है प्लांट मटेरियल। एक मटेरियल आपको ये चाहिए होगा। दूसरा कि अब आपको कुछ चाहिए होगा ग्लास वेयर्स और कुछ चाहिए होगा प्लास्टिक वेयर्स। ग्लास वेयर्स क्या होता है, कांच से बना हुआ जो भी अपरेटस आप यूज करते हैं लैब में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लास वेयर्स। और प्लास्टिक से बना हुआ अगर कोई भी अपरेटस आप यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक वेयर्स। और अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, और इसके अलावा अगर आप कोई केमिकल यूज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं रिएजेंट। उसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट। तो हम आपको यहाँ पर ग्लास वेयर्स में बता रहे हैं, सबका नाम आपको पता होना चाहिए। ये जो आपको ग्लास का बना हुआ दिख रहा है, ये आपको रॉड के तरह भी काम करेगा और चम्मच स्पेचुला की तरह भी काम करेगा, दिख रहा होगा। लास्ट में ये कैसा है, चपटा है। तो ये ग्लास स्पेचुला भी आप इसको कह सकते हो या ग्लास रॉड भी कह सकते हो, ये मिलाने के काम आएगा। और जब लास्ट में डीएनए बन जाएगा ना, धागा फाइबर, तो इसी से आप उसको उठा के ऐसे देखोगे, ये उसके काम आएगा। ये क्या हो गया, ग्लास रॉड या ग्लास स्पेचुला भी कह सकते हो उसको। ठीक है, ये है बीकर। बीकर अलग अलग साइज का आता है, ये आप देख लो 400 ml तक का है, 500 ml तक का है, और इसमें दिया हुआ है
ठीक है, कितना पानी लेना है नहीं लेना ये भी कांच का हो गया। तो 2 ग्लासवेयर्स ये हो गए। इसके अलावा इसको कहते हैं, ये क्या है आपका कोनिकल फ्लास्क। इसका शेप देखो कैसा है, कोन है, और ये कोनिकल फ्लास्क कहलाता है। और ये कितने ml का है, 250 ml का है। इसका क्या यूज होगा अभी आपको दिख जाएगा, ये कोनिकल फ्लास्क कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा ये है आपका, इसको क्या कहते हैं, फनल। इसे क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज़ मुझे धीरे धीरे पॉर करना है तो जैसे फिल्टर पेपर लगा के मैं छानूंगा तो इसको लगा के छानूंगा, तो इसको क्या कहते हैं, फनल। तो अभी तक कांच में कितने चीजें हो गई, 4। ये है मेजरिंग सिलेंडर। ये प्लास्टिक का भी आता है, कांच का भी आता है। आपके लैब में कांच का भी है, प्लास्टिक का भी मैंने कांच वाला निकलवाया है, ठीक है। तो ये है क्या, मेजरिंग सिलेंडर। कितने ml का है, 100 ml। बड़े बड़े भी आते हैं, ठीक है, आपको 100 ml में पर्याप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने, और ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है कांच का बना हुआ, ये है पेट्री प्लेट। इसी को पेट्री डिश भी कहते हैं, ठीक है। बहुत कॉमनली यूज मतलब कि ग्लासवेयर से जो लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज होता है, जो आप लोग को बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में भी बार बार बोलते थे पेट्री प्लेट, अगर आपको याद हो, ऐसा ही फोटो हम बनाते थे बार बार। यही है पेट्री प्लेट। अब आप यहाँ पर टोटल अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, ग्लास। और ये 6 का नाम आपकी कॉपी में लिखवाया हूँ, जो ऑपरेटर सही है, अगर आप याद करो, एक पेट्री डिश लिखा हुआ है, फनल लिखा हुआ है, कोनिकल फ्लास्क लिखा हुआ है, मेजरिंग सिलेंडर अगर नहीं लिखा है तो लिख देना मेजरिंग सिलेंडर, ग्लास रॉड, और ये क्या है, बीकर। अगर ऐसा शेप का है तो ये क्या है, बीकर, और अगर ऐसा शेप का है तो क्या है, कोनिकल, ठीक है। और ये पेट्री डिश है, ये मेजरिंग सिलेंडर है। यूज करने से पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि ये सारी चीजें अच्छे से वॉश की हुई है, नहीं तो पहले से कॉन्टामिनेटेड होगा, आपको निकालना कुछ और है, निकल कुछ और जाएगा, रिजल्ट गलत आएगा, और इसको आप सही मान के आगे भी बढ़ जाएंगे। तो ये ग्लासवेयर्स हो गए। इसके अलावा अब बात करते हैं, ये है आपका मोटर पेस्टल। ये आपको प्लांट मटेरियल को चूड़ने में आएगा, ठीक है। ये मोटर पेस्टल की मदद से आप प्लांट मटेरियल को क्या करेंगे, चूड़ेंगे, जो मैंने कहा था सेल वॉल अलग करना है, ठीक है। इसके अलावा ये है स्टील का स्पैचुला। स्टील का स्पैचुला, अगर कहीं जरूरत पड़ेगा सॉल्ट वाटर लेने में तो ऐसे सॉल्ट ले सकते हो, ज़्यादा लेना है तो इधर से, और कम लेना है तो इधर से। ये पूरा आपका बर्नर का सेटअप है बेसिकली, ठीक है। ये नेट है और ये स्टैंड है, और इसके नीचे आप चाहो तो गैस सप्लाई आता है पूरा बर्नर का, वो भी लगा सकते हो, या इसके नीचे स्प्रिट लैंप भी आप रख सकते हो। स्प्रिट लैंप से भी यहाँ रखोगे, स्प्रिट लैंप से भी यहाँ पे फ्लेम जाता रहेगा, ठीक है। अब स्प्रिट लैंप को देखो, ये है स्प्रिट लैंप, और इसमें ये कवर है, और इसमें ये क्या है, बातें, जिसमें अंदर में स्प्रिट इससे एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें हमें सबसे पहले स्प्रिट डालना पड़ेगा। स्प्रिट क्या होता है, वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इसमें स्प्रिट डालने के लिए मैं क्या करूँगा, छोटा सा क्या लूँगा, फनल, इसमें डालूंगा, और ये है स्प्रिट, ये स्प्रिट है, और ये यही जलेगा इसमें। एक तरीके से क्या होगा, फ्यूल हो गया। तो इस स्प्रिट को हम लोग इसमें क्या कर दे रहे हैं, लोड कर दे रहे हैं, ठीक है। आप जब भी काम करेंगे लैब में तो आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा चीज़ का यूज कर रहे हैं कि वो फ्यूल है, तो उसके आसपास आग नहीं होना चाहिए, या ऐसा कोई चीज़ें नहीं होना चाहिए कि लैब में घटना घट जाए, ठीक है। तो अब इसको आप इस वाले फनल को ऐसा नहीं कि अब रिएजेंट में यूज कर लिया, क्योंकि ये आपने इससे स्प्रिट डाला है, इसको बिल्कुल ही यहाँ पर बेसिन के पास रख दो, ठीक है। और इस फिर इस बाती को क्या करो, इसमें डाल दो, और तो एक बार डाल के फिर उल्टा करके लगाओ, एब्जॉर्ब कर लिया उधर से, तो यही जलेगा बेसिकली। अच्छा, इससे हीट से हम लोग क्या करेंगे, बताया था अभी थ्योरी में, इससे क्या करेंगे हम लोग, बताओ, हाँ, सेल मेम्ब्रेन आसानी से बढ़िया से टूटे, तो यही चीज़ हम लोग इससे करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जब मुझे इसको पलटाना तो यहाँ पर नहीं पलटाया, मैंने इधर पलटाया, ताकि अगर थोड़ा सा स्पीड गिरेगा नीचे भी गिरेगा, ऐसा नहीं कि हम अपने सैंपल को ही क्या कर दिए, गंदा कर दिए, तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट सही से होगा नहीं। तो ये आपका लैंप रेडी हो गया। इसके लिए आपको लाइटर या माचिस में रखना पड़ेगा। अब चूंकि आप प्लांट मटेरियल पर काम कर रहे हो, तो प्लांट मटेरियल पर काम करने के लिए आपको सैंपल को काटने उठने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें आपको ये चॉप करने में काम आएगा, ठीक है। ये नाइफ है, और बाकी इससे आप किसी भी प्लांट मटेरियल का कवर उतार सकते हैं, और ये नेट है छानने के लिए, सबका भी काम आएगा। इसके अलावा हम लोग जब यहाँ छानने के लिए यूज़ करेंगे फिल्टर पेपर, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का फिल्टर पेपर नहीं है, लेकिन ख़राब भी नहीं है।
12th क्लास में आप इस फिल्टर पेपर से आराम से कोई भी चीज़ें छान सकते हो। देखो यहाँ लिखा है कितने एरिया में कितना सर्कल है, मतलब कि ये 100 सर्कल आ जाता है इतने एरिया में, मतलब ये फिल्टर पेपर आप क्लास 12th में आराम से यूज कर सकते हो। ये फिल्टर पेपर है। अभी हम लोग को इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी, यही है इथेनॉल। इसका मैंने बोतल में निकाल के फ्रिज में रखा हुआ है चिल्ड करने के लिए। चिल्ड इथेनॉल हम लोग को जरूरत पड़ेगा, यही इथेनॉल खरीद के लाया गया है। ये है डिस्टिल वाटर, ठीक है। अब चूंकि आपके स्कूल में डिस्टिल वाटर बनाया नहीं जाता है तो खरीद के लाया गया। बड़े बड़े लैब में जाओगे तो वहाँ डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए बड़ा सा मशीन लगा होता है, उससे डिस्टिल वाटर निकाला जाता है। ये सारी चीजें हैं रिक्वायरमेंट जो हमें अभी यहाँ पर चाहिए होगा। अब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब जब आप गर्म करोगे तो टेस्ट ट्यूब होल्डर की जरूरत पड़ेगी। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसके साथ साथ टेस्ट ट्यूब भी है। वो टेस्ट ट्यूब पूरा उठा ले, पूरा उठा ले। ये है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, तो हमेशा स्टैंड में लगा के चीज़ों को इधर उधर मूव करें। तो जब गर्म करना होगा तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको खोलेंगे, ठीक है, निकालें, इसको घुसाया जाता है इसमें, ठीक है, और इसको फिर टाइट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है तो कांच टूट जाएगा। उसके बाद इसको गर्म कैसे करना होता है, ऐसे ऐसे आराम से, ठीक है। तो ये अभी करके दिखाऊंगा मैं, अभी तो पहले रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ ना सारा एपरेटस क्या क्या चीज़ चाहिए। ये अब आप देखो कि मैं यहाँ प्लांट सैंपल टोटल 7 ही बता रहा हूँ, जबकि एक और चीज़ है मेरे पास, क्या, ग्रीन पपाया। जैसा कि मैंने भी आपको बताया ग्रीन पपाया हमारे यहाँ पे सैंपल नहीं है। हम इससे एक रिएजेंट निकालेंगे नेचुरली। कैसे, इसको भी हम क्या करेंगे, काट के, धो के काट के, और उसको इसकी सहायता से क्या करेंगे, चॉप कर देंगे। चॉप करने के बाद इसकी सहायता से क्या करेंगे, छान लेंगे निकल के, और फिर इस फिल्टर की सहायता से उसको दोबारा से छान लेंगे। तो जो लिक्विड आएगा निकल के, जो पपाया जूस आएगा ग्रीन का, वो क्या होगा, बेसिकली इसमें एक एंजाइम होगा जो प्रोटीएज की तरह काम करेगा। उस एंजाइम का नाम है पेपेन, जो इसमें नेचुरली पाया जाता है। तो हम इस 2 पपाया से भी अच्छा खासा क्या निकाल लेने वाले हैं, पेपेन। बाकी सब हमारा क्या है यहाँ पे, प्लांट सैंपल है। और इसमें अभी एक भयंकर चीज यूज होने वाला है, क्या, डिटर्जेंट। तो यही है डिटर्जेंट। और ये डिटर्जेंट आप कुछ भी यूज कर सकते हो, शैम्पू है वो यूज कर सकते हो, साबुन का घोल बना सकते हो। लेकिन हम जो यहाँ पे डिटर्जेंट यूज करने वाले हैं वो डिटर्जेंट सर्फ एक्सेल का अच्छी क्वालिटी का लिक्विड डिटर्जेंट आता है। इस डिटर्जेंट का क्या यूज था, मैंने भी बताया था आपको कि ये लाइपेज का काम कर देगा। यहाँ पे लिपिड को क्या करेगा, आइसोलेट कर देगा। तो इसका हम घोल बनाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल जितना कंसनट्रेटेड है उतना ही है, इसका हम घोल बनाएंगे भी करने। तो आई होप कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो है, जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, चाहे फर्स्ट टाइम करो कभी भी करो, आपके पास हमेशा पेन पेपर होना ही चाहिए। और आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो पहले आप अपने पेन पेपर में प्रिंसिपल लिख के लाओ, एटलीस्ट प्रिंसिपल और प्रोसीजर लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है जो मन में आया वो करते गए। तो आप मान लो कि आपने कॉपी में लिखा है प्रोसेस, अभी टोटल मैंने 13 प्रोसेस बताया स्टेप वाइज, तो उस पेज को आप अपने टेबल पर बगल में खोल के रखो और एक एक स्टेप करते जाओ और करते जाओ, फिर देखो और फिर करते जाओ। इससे क्या होगा, गलती नहीं होगा। नहीं तो आप ऐसे 10 बार करते रहो और फिर सैंपल बर्बाद करते रहो। दूसरा कि अब आप देख क्या रहे हो, देख के तो बाद में भूल जाओगे ना, क्या देखे नहीं देखे वो सब साथ में नोट भी करते जाओ, ताकि आपको बाद में जब कॉपी बनाओगे तो आप वही चीजें लिखोगे उसमें जो आपने एक्चुअल में देखा है। और अगर उस टाइम में कोई डिफिकल्टीज आई आपको करने के दौरान, तो उसको भी आपने इसमें नोट कर लिया। तो ये प्रैक्टिकल कॉपी के साथ साथ एक रफ कॉपी आपके पास होना चाहिए, और वो रफ कॉपी और पेन हमेशा आपके टेबल पर होना चाहिए जहां आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी रिएजेंट, यानी कि रिक्वायरमेंट्स रिएजेंट के तौर पे इसमें। अच्छा, एक NaCl होगा सॉल्ट, वही NaCl सॉल्ट का क्या रोल था, मैंने बताया था। ये NaCl सॉल्ट है, और इस सॉल्ट का क्या, सोडियम क्लोराइड है ना, इस सॉल्ट का क्या रोल है, तो मैंने कहा था कि ये आपको क्या करेगा, डीएनए प्रेसिपिटेशन में एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, इसका घोल बनाएंगे। तो अभी फाइनली मैंने आपको सारा रिएजेंट मतलब सारा रिक्वायरमेंट्स दिखाया है। अब हम अभी एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं कर रहे हैं। अब इसमें हमें क्या क्या करना है बताओ। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हमें पेपेन निकाल लेना चाहिए, NaCl और डिटर्जेंट का घोल बना के तैयार कर लेना चाहिए। और ये मैं एक ही बार तैयार करूंगा और 2800 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि बार बार बनाने का कोई मतलब नहीं है, सभी को यूज करना है। तो NaCl डिटर्जेंट का घोल बना के रख दो, उसको 28 टुकड़ों में बांट के रख देंगे ताकि आप बच्चा अपना यूज करे। उस 8 सीट है आपके पास लैब में, तो 8 सीट में हर बीकर में इतना दे देंगे कि उस पर 4 बच्चा के आराम से यूज कर लेगा।
तो घोल बना के दे देंगे। इसके अलावा पेपेन 8 जगह यहाँ पर अलग रख के दे देंगे कि एक बार एक सीट पर बच्चा 4 को आराम से बारी बारी से यूज कर लेगा। फिर हर सीट पे हम प्लांट सैंपल रख देंगे। अभी हर सीट पे डिस्टिल वाटर पहुंचवा देंगे। जब चिल्ड इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी तो चिल्ड इथेनॉल आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिस्टिल वाटर मिल जाएगा। हर किसी के पास टैब है, वहाँ पे नल है, आप आराम से धो सकते हो। कोई भी चीज़ अगर धोना हो, हर किसी के पास स्प्रिट लैंप, मतलब ये सारा अपरेटस आपके पास यहाँ पे 8 सेट रखा हुआ है। एक दूसरे का चीजें मिक्स मत करना, अपना काम अपने से करो। जो चीज एक बच्चे को दिया वही दूसरे के पास सब कुछ है। अगर कोई कमी होगा तो आप मुझे बोलोगे, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आपको आपकी सीट पे भेजूं उससे पहले एक बार मैं आइसोलेट करके दिखाऊंगा और मैं बनाना से करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, NaCl का सोल्यूशन और डिटर्जेंट का घोल। एक काम ये करना पड़ेगा और बड़ा चैलेंजिंग काम है कि पहले इसको चॉप करने में टाइम लगेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको चॉप करके पेपिन को अलग करेंगे। एक काम ये करेंगे। दूसरा, सारा सैंपल को पहले अच्छे से धो के और अलग अलग करके 8 सीट पे पहुंचा देंगे और एक हम अपने पास रख लेंगे। ठीक है। फिर NaCl और ये डिटर्जेंट का घोल बनाएंगे, ये भी 8 सीट पे पहुंचा देंगे और एक हम अपने पास रख लेंगे। ऐसे ही चिल्ड इथेनॉल तो जब जरूरत पड़ेगा तब मंगाएंगे। डिस्टिल वाटर सब जगह पहुंचा देंगे और एक हम अपने पास रख लेंगे। तो ये सारा काम पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ये रिक्वायरमेंट्स बताया मैंने अभी, क्लियर है? यस सर।